जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने मौर्य वंश के प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ रखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ये सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। सबसे पहले दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनका शासन होता है 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व। ये मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ पे दिया है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, की मदद से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्रक, यहाँ पे पॉलीब्रोथस दिया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट और भारत का मुक्तिदाता मतलब लिबरेटर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सब इनके अलग अलग नाम है। पाटलिपुत्रक, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, प्रथम भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारत का मुक्तिदाता, ये सब नाम याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कुसुमपुर, जिसे कि पाटलिपुत्र कहते में, हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को मकदूनियाई दास्ता से मुक्त कराया था, इसलिए उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक एवं भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोट्स कहकर संबोधित किया है। विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की थी। विलियम जोन्स ने अभिलेख पढ़ा था, वहां से इनको मतलब इन्होंने बताया कि इन्हें सैंड्रो कोट्स कहा गया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीस को मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर, जो कि मौर्य वंश के राजाओं द्वारा पराजित किया जाता है, और इसने क्या किया कि अपनी बेटी का विवाह कर दिया और इसके बाद मेगास्थनीस को यहीं दरबार में छोड़ दिया। मेगास्थनीस ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का मुख्य निर्माता था और उसने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें बिहार, नेपाल, पश्चिमी और उत्तरी भारत और दक्कन का क्षेत्र शामिल था। जैन ग्रंथों और परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था और वह भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर चला गया, जहां उसने साल्य खाना मतलब भूखे रहकर धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त किया और अपने प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितना इंपॉर्टेंट बिंदु है जो पेपर में बन सकता है, यहाँ पर दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी होते हैं बिंदुसार, जिनका शासन रहता है 297 ईसा पूर्व से 273। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा का पुत्र था। जब इसका जन्म हुआ तो इसके मस्तिष्क पर बिंदु था, इसलिए इसका नाम बिंदुसार रखा गया। बिंदुसार सिजेरियन मतलब सर्जरी तकनीकी से जन्म लेने वाला शासक था। देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में थोड़ा थोड़ा विष मिलाया करते थे, ताकि विष कन्या के द्वारा इसकी मृत्यु ना होने पे। विष कन्या क्या होती थी? पहले के समय में कुछ ऐसी कन्याएं तैयार की जाती थी जो जहर से भरी होती थी। मतलब ऐसी कथाएं हैं कि जब वो छोटी लड़की होती थी तो उसे थोड़ा थोड़ा करके जहर दिया जाता था और एक समय के बाद उसका पूरा शरीर विषैला हो जाता था। उसका प्रयोग अपने शत्रुओं को पराजित करने में किया जाता था। तो उन्हीं से बचाने के लिए आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को जहर देते थे। एक दिन क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी पत्नी को मतलब अपना भोजन देते हैं और उसमें विष होने के कारण उनकी मृत्यु होने लगती है। तो जैसे ही चाणक्य को पता चलता है, वो उसका पेट फाड़कर बिंदुसार को बाहर निकालते हैं और विष का प्रभाव इनके माथे पर पहुंच गया था। तो इसी कारण इनका नाम बिंदुसार रखा गया। और बाद में बिंदुसार ने क्या किया कि चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य को जेल में बंद कर दिया था। लेकिन फिर जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने उन्हें जेल से निकाल दिया और क्षमा मांगा। तो यहाँ पर दिया यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रुचेट्स मतलब शत्रुओं का संहारक कहा गया के नाम से संबोधित किया, जबकि महाभारत में उसका उल्लेख अमित्रघात शत्रुओं का हत्यारा के नाम से हुआ है। बिंदुसार ने दो सागरों के बीच की भूमि मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर विजय प्राप्त की। यूनानी स्रोत उसके पश्चिमी राजाओं के साथ कूटनीतिक संबंधों का भी उल्लेख करते हैं। स्ट्रॉबिक के अनुसार
एंटिओक्स जो कि सीरियाई राजा है ने डिमाचस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। तो ये बस ये नाम रखिएगा डिमाचस, है ना, ये बिंदुसार के दरबार में आया था। इस प्रकार प्लाइनी ने उल्लेख किया कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने फिलाडेल्फस ने, ये राजा का नाम है टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस ने डियोनीसियस को राजदूत के तौर पर भारत भेजा था। ठीक है, डिमाकस या फिर डिमाचस और डियोनीसियस ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। दिव्यावदान में संभवतः उनके शासनकाल के दौरान उनके पुत्र अशोक का उल्लेख किया गया है। अशोक ने तक्षशिला में कुटिल मंत्रियों के विद्रोह पर काबू पा लिया था। दिव्यावदान के अनुसार प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद बिंदुसार की थी। यह 500 सदस्य थी, इसका प्रमुख खल्लाटक था। तो जो मंत्रिपरिषद थी उसमें 500 सदस्य थे और इसका जो हेड था एक खल्लाटक था। अशोक के समय इसका अध्यक्ष उसका प्रधानमंत्री राधा गुप्त था। दिव्यावदान में वर्णित है कि बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स नामक आजीवक रहता था। पिंगलवत्स ने अशोक के जन्म पर उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सम्राट अशोक के बारे में जानकारी दिया गया। ये मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक होते हैं। इनका शासनकाल चलता है 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक। अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट थे। इनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके नाम की कई उपाधि हैं। देखिए सबसे पहले अशोक वर्धन, ये विष्णु पुराण में इन्हें अशोक वर्धन कहा गया। बुद्ध शाक्य, ये मास्की अभिलेख में इनको बुद्ध शाक्य कहा गया। मगधाधिराज, ये मगध का राजा, भाब्रू अभिलेख में लिखा गया। महाराजा कुमार, ये पनगुड़िया जो बुधनी अभिलेख है इसमें लिखा गया। फिर आगे है प्रियदशमी राजा, बराबर गुहालेख में लिखा गया। आगे अशोक, अशोक इनका जो नाम है कई जगह से मिलता है, जैसे मास्की अभिलेख हो गया, गुर्जरा अभिलेख हो गया, नेतुर एवं उडेगुलन का जो लघु शिलालेख है यहाँ से मिलता है। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में इनका नाम अशोक पढ़ा गया। मास्की अभिलेख में देवा नाम पियस अशोकस तथा गुर्जरा अभिलेख में देवा नाम पियस प्रियदर्शिनो अशोक राजस उत्कीर्ण है। तो अशोक की बात करें तो मास्की और गुर्जरा, नेतुर और उडेगुलन ये भी आपको याद रखना चाहिए। देवा नाम प्रियदर्शी, ये रुमिनदेई, निगलीवा और रूपनाथ गिरनार, इन सब में इन्हें देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया। सिर्फ प्रियदर्शी वैराट या भाब्रू अभिलेख में कहा गया है। देवा नाम पीएम, ये 12वें और 13वें शिलालेख में अशोक को ये संज्ञा दी गई है। और टी कैंथेलर ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 ईस्वी में पढ़ा था। उन्होंने दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज की थी। अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में कलकत्ता टकसॉल के अधिकारी एवं एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये प्रश्न पेपर में कई बार बनता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहली बार ब्राह्मी लिपि का सफलतापूर्वक उद्वाचन किया था। धौली एवं गिरनार लेख को पढ़ने वाला का कार्य जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। तो बस इतना याद रखना कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा है, तो जेम्स प्रिंसेप ने। आगे दिया 1840 ईस्वी में नॉरिस ने प्रथम बार शहबाजगढ़ी लेख को पढ़ा। जो शहबाजगढ़ी का लेख प्राप्त हुआ इसको सबसे पहले नॉरिस ने पढ़ा था। 1840 में किट्टो ने भाब्रू अभिलेख को पंडित कमलाकांत की सहायता से पढ़ा। तो किट्टो नाम का दार्शनिक है, इसने क्या किया, इसने भाब्रू अभिलेख को पढ़ा है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। चापड़ ही वह एकमात्र अभिलेख है जिसका नाम अशोक के ब्रह्मगिरि, जटिंग रामेश्वर और सिद्धपुर द्वितीय अभिलेख से मिलता है। प्रथम अभिलेख गिरनार संकरण तथा 13वां अभिलेख शहबाजगढ़ी संकरण कहलाता है। तो जो अशोक का पहला अभिलेख है इसे गिरनार संकरण कहते हैं और जो 13वां अभिलेख है इसे शहबाजगढ़ी संस्करण के नाम से जाना जाता है। अशोक के लेख सर्वाधिक संख्या में कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में मिले, मतलब सबसे ज्यादा कर्नाटक और फिर आंध्र प्रदेश में मिला है। अशोक ने सर्वप्रथम लघु शिलालेख, उसके बाद 14 प्रमुख शिलालेख और अंत में 6 स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा के साथ कुल 4 लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी का प्रयोग हुआ है। तो अशोक ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया ही है और साथ ही साथ 4 अन्य लिपियों का भी प्रयोग किया है। ये लिपि याद रखना, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी। अशोक के स्तंभ लेख एवं गुहा लेख में केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। तो देखिए शिलालेख में 4 लिपि है लेकिन स्तंभ लेख में सिर्फ ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। लकमान और तक्षशिला अभिलेख में अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। कंदहार का
सरेकुना अभिलेख यूनानी में और अरमाइक लिपियों में एक साथ लिखा गया। देखिए जो यहाँ पे दिया गया है कि लगमान और तक्षशिला अभिलेख, इसमें अरमाइक लिपि का प्रयोग है, ये जरूर याद रखना। और कंदहार का सरेकुना अभिलेख, इसमें सिर्फ यूनानी और अरमाइक का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया, अशोक भारत का पहला शासक होता है जिसने अभिलेखों के सहारे प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक अभिलेखों को निर्मित करने की राज की परंपरा अशोक से ही जुड़ी है। आगे दिया, अशोक बौद्ध धर्म का महान समर्थक था। परंपरा के अनुसार और जैसे कि महावंशा और दीप वंशा में उल्लेख किया गया, उसके भतीजे निग्रोध ने बौद्ध धर्म में उसे दीक्षित करवाया था। तो निग्रोध उसका भतीजा होता है, उसने क्या किया था कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया था। उसके शासन के दौरान पहली बार बौद्ध धर्म भारत से बाहर पहुंचा। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सीलोन, जो कि आज का श्रीलंका है, वहां पर भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल के 18वें वर्ष हुआ था। देखिए बौद्ध धर्म के कुल 4 संगीतियां होती, जिसमें तीसरा अशोक के समय में हुआ था। अशोक का सोहगौरा नामक प्राचीनतम ज्ञात ताम्रपत्र मौर्य पत्र का अभिलेख है, मौर्य अभिलेख है, जिसमें अकाल जिसे दुर्भिक्ष राहत प्रयासों का उल्लेख किया गया। मतलब जो अकाल के समय में दुर्भिक्ष लाभ का प्रयास किया जाता था। यह भारत में बहुत कम पूर्व अशोक ब्राह्मी अभिलेखों में से एक है। अब आगे दिए, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में रोमिला थापर ने अपना समर्थन व्यक्त किया। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अशोक जब कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने निर्णय लिया था कि अब आज के बाद कभी युद्ध नहीं करेंगे। और एक राजा अगर युद्ध नहीं करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका साम्राज्य पतन की ओर चला जाएगा। क्यों? अब कलिंग के युद्ध में जो हत्या होता है, जो मारकाट होता है, उसे देख के इनका मन परिवर्तित हो जाते हैं और ये अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये अशोक का धर्म परिवर्तन कैसे होता है और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें, जैसे यहाँ पे इनके शिलालेख हो गए और अभिलेख हो गए, इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और अगली क्लास में मौर्य वंश को कंप्लीट भी करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस की, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया, वो प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगा। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।